क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच ताज़ा खबर के साथ आज हम 26-27 दिसंबर के ताज़ा खबर को चर्चा करेंगे, साथ साथ 25 दिसंबर का भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस दिवस मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस दिवस किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के दिवस पे जन्म पे मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, यानी कि गुड गवर्नेंस दिवस इसी को कहते हैं। हर साल 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। असल में 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए सुशासन दिवस का घोषणा किया गया है। और भी जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कि सुशासन दिवस के अवसर पर पूरे दिन का काम किया जाता है और सुशासन दिवस को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के द्वारा हर साल भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाना भारतीय लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक में प्रवेश किया। जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया। साल 1947 ईस्वी में वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों के लिए एक पत्रकार के रूप में राष्ट्र धर्म यानी कि एक हिंदी मासिक, पांचजंग, एक हिंदी साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्रों स्वदेश और विदेश अर्जुन में काम करना शुरू कर दिया। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर के वाजपेयी जी ने वर्ष 1951 में भारतीय जन संघ में शामिल हो गए। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1996 और 1999 में 2 बार इस पद के लिए उन्हें राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इस प्रकार यह लागू हो गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण सामान सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत अब कोई भी उपभोक्ता अनुचित व्यापार की शिकायत कर सकता है। इसके लिए उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। पहले के समय में व्यापारिक लेन देन में हेराफेरी ज़्यादा होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया। जैसे अगर बात किया जाए कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का हम चर्चा कर रहे थे, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर कहा जाए तो आपका 15 मार्च को याद रखेंगे। 15 मार्च और 26 दिसंबर दोनों डेट को याद रखेंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1949 के अधिनियम को स्वीकारा था। आगे बात करते हैं सतीश कुमार कालरा। ये जो दिख रहे व्यक्ति हैं सतीश कुमार कालरा, स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट SFB के MD और CEO बने हैं। बेंगलुरु के स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सतीश कुमार कालरा को अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है, जो फिटनेस संचालित लघु वित्त बैंक में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है। बेंगलुरु स्थित फिटनेस स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में अपने अंतरिम प्रबंधक निदेशक और यानी कि MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में सतीश कुमार कालरा को नियुक्ति घोषित किया है। ये व्यक्ति हैं प्रमोद अग्रवाल, सेबी के अगले चेयरमैन होंगे। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कोल इंडिया के प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह
विनियामक अनुमोदन अग्रवाल के लिए बीएसई के गवर्निंग बोर्ड ने उन्हें भूमिका ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो 17 जनवरी 2024 से प्रभावित होगी। यह कदम तब आया जब वर्तमान अध्यक्ष एस मुंद्रा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। 13 दिसंबर 2023 को बीएसई के बोर्ड ने औपचारिक रूप से गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमोद अग्रवाल आपका सेबी के नए चेयरमैन होंगे। सेबी के नए चेयरमैन होंगे। ये आपको व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जानते ही होंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राज्य के पहली इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो उद्घाटन कार्यक्रम ये कहाँ हुआ? तो आगरा जिले के एक गांव बटेश्वर में हुआ है। हेलीकॉप्टर सेवा बटेश्वर आगरा से गोवर्धन यानी कि मथुरा तक संचालित करने के लिए ये हेलीकॉप्टर सेवा है, जो इस सेवा के लिए हेलीपैड बटेश्वर गांव में ही तैयार किया गया था, जो आगरा शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे द्रौपदी मुर्मू, भारत के पहले नागरिक, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये आपका 3 आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी है, और जिन्हें पिछले सप्ताह संसद ने पारित किया है। और 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अंग्रेजों के ज़माने की भारतीय दंड संहिता यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तो याद रखिएगा, ये सब यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चन आराम से इसको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो एकदम से इसको ध्यान में बैठा लीजिए। 3 कानून जो नए आए हैं, इसके किसके जगह पे आए हैं? तो पहले था भारतीय दंड संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, गृह मंत्रालय इसको लेकर जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है। संसद में 3 विधेयकों पर बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ पे 3 व्यक्ति दिख रहे हैं। एक है अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री और सूचना मंत्री हैं, और ये यहाँ पे बीच में जो है ये आपका भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, और ये एक व्यक्ति हैं। चलिए बात करते हैं सबके बारे में, क्या यहाँ पे निर्णय लिया गया है इनके द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का विमोचन किया है। तो 25 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों को शामिल करते हुए 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण किया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दूरदर्शी संस्थापक पंडित मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया है। जारी किया गया संग्रह एक द्विभाषी उत्कृष्ट कृतियाँ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों शामिल है। लगभग 4000 पृष्ठों में फैले यह खंड देश के विभिन्न कोनों से पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों को सावधानीपूर्वक एकत्र किया गया था। चलिए अगर बात करते हैं आगे, ये जो दिख रहे हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, तो वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और 16वीं राजस्थान विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब भाजपा ने अनुभवी विधायक वासुदेव देवनानी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। तो राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव हुआ है। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पेश किया, और कांग्रेस नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट ने इसका समर्थन किया, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दुर्लभ एकता को दर्शाता है। तो बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने समर्थन किया, जो यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं राजस्थान का। तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा है। और राजस्थान के लोकसभा के अध्यक्ष भी, विधानसभा के अध्यक्ष भी कौन चुने गए हैं, तो वासुदेव देवनानी। तो आज अजमेर उत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले
वासुदेव देवनानी वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकारों में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड, ये क्या है आपका, समझते हैं। रघुराम राजन की नई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया गया है। ये आपका रघुराम राजन, जो कि आपका आरबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर के ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक जारी की है। राजन के साहित्यिक योगदान में यह नवीनतम जुड़ाव भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ की संभावनाओं और चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण अन्वेषण का प्रतीक है। आगे बात करते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। और वही आपसे एक क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें और बताएं हमको। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। राज्य में गिग श्रमिकों के लिए उदार बीमा और स्वास्थ्य कवर योजना की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य में गिग श्रमिकों के उदार बीमा और स्वास्थ्य कवर योजना की घोषणा की है। खाद्य वितरण सेवाओं में शामिल लोगों और कैब और ऑटो रिक्शा के ड्राइवरों सहित गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपये दुर्घटना बीमा के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इन श्रमिकों को राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत 10 लाख के स्वास्थ्य कवर का भी आश्वासन दिया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार बना है इस बार। चलिए मणिपुर का बारे में बात करते हैं। तो निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, मणिपुर में सांस अधिनियम का शुरुआत किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बचपन में होने वाले निमोनिया से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इम्फाल, यानी कि मणिपुर के राजधानी है कहाँ है, इम्फाल है, में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया। बचपन में होने वाले निमोनिया से निपटने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है। मणिपुर के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपन रंजन सिंह ने हाल ही में इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का शुरुआत किया है। चलिए देखिए, ये लखनऊ में बनेगी देश की पहली AICT, तो बहुत ही अच्छी खबर है। यूपी में भी AICT बनने जा रहा है। तो लखनऊ में बनेगी देश की पहली, यानी कि देश में भी कहीं नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला AI शहर स्थापित करें। चलिए इसके बारे में और भी जानते हैं। तो यह एक अभूतपूर्व कदम में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला AI शहर स्थापित होगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है। तो चलिए आपसे क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना है ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, भविष्य के कार्यबल को पोषण किया जा सके। आगे बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो नो डाउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, तो जिसको हम इंपॉर्टेंट ज़्यादा बोलते हैं तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहाँ होने वाला है, तमिलनाडु में खेला जाएगा। तो इसका बहुत ही एक आकर्षक खेल परिदृश्य है और ये 19 जनवरी 2023 को तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरई और त्रिची और कोयम्बटूर में खेला जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका चेन्नई कौन कौन से शहर में खेला जाएगा। सबसे पहला हो गया चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। ये सब आपका चेन्नई का ही शहर है, मतलब तमिलनाडु का शहर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत के खेल परिदृश्य में एक शिखर 19 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में अपने संस्करण का शुरुआत करने के लिए तैयार है। यानी कि दक्षिणी राज्य को
गर्व से मेजबान के रूप में चुना गया है और खेल के 4 जीवंत शहरों को याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं आपको, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बतूर में आयोजित होगी। ये आपका दिख रहा है भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू के लिए तैयार है। तो यानी कि हिमालयन एयर सफारी, आप हिमालय में भी आप मतलब कि उड़ करके देख सकते हैं ऊपर से। तो उत्तराखंड राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस पहल की योजना एक साहसिक गतिविधि के साथ हिमालय के सुंदर दृश्यों को जोड़ते हुए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। इस पहल की घोषणा उत्तराखंड पर्यटन विभाग बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल अश्विनी पुड्डीर ने की, जिसमें बताया गया है कि एयर सफारी फाउंडेशन की सुविधा जायरोकॉप्टर द्वारा की जाएगी। जायरोकॉप्टर, जायरो जनजाति भी है, जायरे। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि नम्मा कार्गो नाम से एक नई लॉजिस्टिक सेवा शुरू की गई है। तो ये कर्नाटक में है, तो याद रखिए, देखिए KSRTC, तो BSRCT अगर बिहार का रहेगा तो AP का रहेगा तो APRCT, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो नाम से एक नई लॉजिस्टिक सेवा शुरू की है। इस सेवा के लॉन्च ने KSRTC के लॉजिस्टिक व्यवसाय में आधिकारिक प्रवेश को चिन्हित किया है। आगे बात करते हैं मैसूर, बेंगलुरु, तुमकुरू, हसन मंगलुरु, शिव मोगा, चिकमंगलुरु एंड कोलार देव, ये सब नाम ही आपको देखने से पता चल रहा है कि कहाँ है, साउथ का ही है। तो ये सब जिला में आपका नम्मा कार्गो सेवाएं शुरू की। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि नम्मा कार्गो कहाँ शुरू हुआ है, तो आपको कहाँ शुरू हुआ है, कर्नाटक में, याद रखिएगा कहाँ शुरू हुआ है, कर्नाटक में। चलिए आगे बात करते हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024, यानी कि केरल राज्य युवाओं के बीच भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 में केरल युवाओं के बीच भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। तो याद रखिएगा, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल को चुना गया पसंदीदा राज्य जहां पे लोग जॉब करना पसंद करते हैं। तो केरल के कोची और तिरुवनंतपुरम, ये आपका 2 शहर है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि केरल का राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। केरल के कोची और तिरुवनंतपुरम दोनों शहर उन शहरों में उच्च स्थान पर है जहां पुरुष और महिलाओं काम करना पसंद करते हैं। गौरतलब है कि केरल को 28 से 21 आयु वर्ग में सबसे अधिक रोजगार संसाधनों द्वारा दूसरा राज्य माना गया है। यानी कि 18 से 21 वर्ष के लोग यहाँ पे जॉब करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पे दूसरा राज्य माना गया है। यह उपलब्धि रोजगार में योगदान देने वाली शिक्षा और कौशल विकास पर राज्य के जोर उजागर करती है। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत के वह कौन सा राज्य है जहाँ पे शिक्षा में सबसे आगे है। साथ साथ आप केंद्र शासित प्रदेश भी बताइएगा कि शिक्षा में सबसे आगे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको दिख रहे हैं PV सिंधु है। तो फोर्ब्स की 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में PV सिंधु 16वें स्थान पे है। तो फोर्ब्स की 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट बन गई है, जो कि 16वें स्थान पे है। सिंधु ने जिम्नास्ट सिमोस वाइस के साथ रैंकिंग में $7.1 मिलियन कमाए हैं। पिछले साल PV सिंधु $7.1 मिलियन की समान आय के साथ 12वें स्थान पे थी और इस बार 16वें स्थान पे है। 2018 में सिंधु $8.5 मिलियन की कमाई के साथ 7वें स्थान पर भी थी, तो इस सूची में शीर्ष 10 में शामिल हो गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रहा होगा और आप मुझे पसंद कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपके साथ ऐसे ही नए नए करंट अफेयर के साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।